Hi. So the next topic that I'm going to discuss is recursion. So recursion is a very interesting topic and I'm sure तुमको बहुत मजा आने वाला है पढ़ने में. Going forward जब हम डेटा स्ट्रक्चर्स भी कर रहे होंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम हम रिकर्जन से सॉल्व कर रहे होंगे, राइट. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अब हम उसको अच्छे से समझ लेते हैं. ठीक है. तो रिकर्जन होता क्या है? तो अगर मैं डेफिनेशन से जाऊं तो रिकर्जन का मतलब होता है व्हेन अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ, राइट. जब एक फंक्शन खुद को कॉल करता है. कोई फंक्शन खुद को क्यों कॉल करेगा, देखते हैं. इस चीज़ को पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है. लेट्स से यहाँ पे एक टीचर है, यहाँ पे एक टीचर है और यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स लाइन में खड़े हैं. टीचर ने फर्स्ट स्टूडेंट को क्वेश्चन पूछा कि प्लीज टेल मी द वैल्यू ऑफ 5 फैक्टोरियल. ठीक है. 5 फैक्टोरियल की वैल्यू बता दो. ठीक है. 5 फैक्टोरियल एक्चुअली होता क्या है? 5 फैक्टोरियल होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट. सो बेसिकली आई कैन से 5 फैक्टोरियल होता है मेरा 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, राइट. मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ ना, 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल. तो फर्स्ट स्टूडेंट ने क्या किया, सेकेंड स्टूडेंट को बोल दिया कि यार एक काम कर, मुझे 4 फैक्टोरियल की वैल्यू दे दे, राइट. मैं ये तेरी वैल्यू यूज़ करके उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करके टीचर को आंसर बता दूंगा. ठीक है. तो सेकंड स्टूडेंट ने क्या किया, उसने आगे थर्ड स्टूडेंट को बोल दिया कि यार तू मुझे 3 फैक्टोरियल की वैल्यू बता दे, तो मैं 4 फैक्टोरियल की वैल्यू निकाल लूंगा 4 से मल्टीप्लाई करके. ठीक है. इंटरेस्टिंग. तो थर्ड स्टूडेंट ने क्या किया, फोर्थ स्टूडेंट को बोल दिया कि यार एक काम कर, तू मुझे 2 फैक्टोरियल की वैल्यू दे दे, जो भी तू आंसर देगा मैं उसमें 3 को मल्टीप्लाई करके मैं सेकंड वाले को आंसर पकड़ा दूंगा. ठीक है. तो इसने आगे फर्स्ट स्टूडेंट को बोल दिया कि यार मुझे 1 फैक्टोरियल की वैल्यू बता दे. ऑल दो आगे भी और स्टूडेंट्स थे, बट इसने बोला यार 1 फैक्टोरियल तो इतना सिंपल है यार, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो मैं आगे नहीं पूछूंगा, इसकी वैल्यू 1 होती है, और सीधे सीधे इसने इसको 1 बता दी. अच्छा, इसने क्या किया, इसने 1 में 2 को मल्टीप्लाई किया और इसको आगे 2 बता दिया. इसने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया उस वैल्यू को, आगे 6 बता दिया. इसने 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसने आगे इसको बता दिया. और उसने फर्दर 5 के साथ मल्टीप्लाई किया और वो वैल्यू टीचर को बता दी, दैट इज 120, राइट. तो अभी हो क्या रहा है, हर स्टूडेंट अपने आगे वाले स्टूडेंट को एक छोटी प्रॉब्लम दे देता है. ठीक है. जैसे टीचर ने 5 फैक्टोरियल दिया, उसने आगे वाले स्टूडेंट को एक छोटी प्रॉब्लम दे दी 4 फैक्टोरियल. मतलब सेम ही टाइप की प्रॉब्लम है, बता वो भी फैक्टोरियल ही रहा है. ठीक है. मतलब सेकंड स्टूडेंट भी फैक्टोरियल ही कैलकुलेट कर रहा है, थर्ड स्टूडेंट भी फैक्टोरियल ही कैलकुलेट कर रहा है, फोर्थ स्टूडेंट भी फैक्टोरियल ही कैलकुलेट कर रहा है. सारे के सारे फैक्टोरियल कैलकुलेट कर रहे हैं, बट छोटे इनपुट पे कैलकुलेट कर रहे हैं. तो प्रॉब्लम छोटी होती जा रही है, जैसे जैसे प्रॉब्लम छोटी होती जा रही है, और इतनी छोटी हो जाती है प्रॉब्लम जाके कि उसका आंसर तो हमको पता ही होता है. तो इस तरह से हम लोग रिकर्जन को उन प्रॉब्लम्स में यूज करते हैं जिसका सॉल्यूशन उसकी छोटी प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है, मतलब उसी नेचर की छोटी प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है. जैसे कि मुझे पता है 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल. बेसिकली ये भी फैक्टोरियल है और ये भी फैक्टोरियल, तो सेम नेचर की प्रॉब्लम हो गई. ठीक है. तो इसको ऐसे समझते हैं कि अगर मेरे पास एक फंक्शन लिखा हुआ था फैक्टोरियल नाम से, ठीक है, एक फैक्टोरियल नाम से एक फंक्शन लिखा था जो कि किसी n इनपुट के लिए काम करता है. तो अगर मुझे फैक्टोरियल 5 चाहिए तो क्या होगा, तो फैक्टोरियल 5 आगे फैक्टोरियल 4 को कॉल कर देगा, फैक्टोरियल 4 आगे फैक्टोरियल 3 को कॉल कर देगा, फैक्टोरियल 3 आगे फैक्टोरियल 2 को कॉल कर देगा, एंड फैक्टोरियल 2 आगे फैक्टोरियल 1 को कॉल कर देगा. फैक्टोरियल 1 के पास ऑलरेडी वैल्यू है, इस तरह से फिर वो वापस जाना शुरू हो जाएगी और वो अपना 2 मल्टीप्लाई कर देगा, अपना 3 मल्टीप्लाई कर देगा, एंड सो ऑन, सारा के सारा चलता जाएगा और फाइनली हमारा आंसर हमें मिल जाएगा. तो बेसिकली फैक्टोरियल फंक्शन ही फैक्टोरियल को कॉल कर रहा है, बट फॉर अ स्मॉलर इनपुट. चलो इसको अब थोड़ा कोड के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. एक जल्दी से एक फाइल बना लेते हैं, recursion.cpp. Okay, so I'll just pick some code. Okay.
ठीक है, तो एक फैक्टोरियल नाम का एक फंक्शन बना लेते हैं, इंट फैक्टोरियल। सो ऑब्वियसली वो कुछ रिटर्न करेगा, इसलिए इंट ले लिया मैंने, इंट एन, एन इनपुट है। तो वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि यार फैक्टोरियल n-1 को कॉल कर देते हैं, ठीक है, मतलब फैक्टोरियल 5 है अगर तो फैक्टोरियल 4 को कॉल करेगा, फैक्टोरियल 4 है तो वो फैक्टोरियल 3 को कॉल करेगा एंड सो ऑन, राइट। फैक्टोरियल n-1 को कॉल कर देते हैं और उसमें n को मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो बेसिकली रिटर्न n इंटू फैक्टोरियल n-1, बस उसका काम हो गया। बेसिकली फैक्टोरियल n-1 हमको फैक्टोरियल 4 का आंसर ला के दे देगा, हम उसमें 5 मल्टीप्लाई कर देंगे और बाकी का काम अपने आप फर्दर चलता जाएगा, ठीक है। सो एक बार देखते हैं, इसको रन करके देखते हैं, सी आउट फैक्टोरियल 5 एंड लाइन, राइट। क्या लगता है चलेगा ये पूरा? नहीं चलेगा, एक हम गलती कर रहे हैं, बट एक बार फिर भी रन करके दिखा देता हूँ। तो मुझे सेगमेंटेशन फॉल्ट मिल गया 11, ठीक है, सेगमेंटेशन फॉल्ट 11। तो सेगमेंटेशन फॉल्ट क्या होता है? सेगमेंटेशन फॉल्ट तब आता है जब हम कोई मेमोरी एक्सेस करने की कोशिश करते हैं जो कि हमारी है ही नहीं, ठीक है, जो हम एक्सेस नहीं कर सकते उसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, ये तो फर्स्ट रीज़न होता है। और सेकंड रीज़न होता है जब हमारी मेमोरी खत्म हो जाती है, ठीक है। तो इसमें ऐसा ही कुछ हो रहा है कि इसमें मेमोरी खत्म हो रही है। क्यों ऐसा हो रहा है? बेसिकली हमने यहाँ पे बेस केस तो दिया ही नहीं। हमने देखा था ना कि हमने जो हमारा 5th स्टूडेंट है वहाँ पे हमारी बात खत्म हो गई थी, बिकॉज क्या था कि उसको पता था यार कि फैक्टोरियल 1 की वैल्यू ये है, तो उसने बता दिया था। बट अगर हम लोग ऐसी कोई कंडीशन लगाएंगे नहीं कि कहाँ पे रुकना है, तो कॉन्स्टेंटली जाता जाएगा। फैक्टोरियल 1 आगे फैक्टोरियल 0 कॉल कर देगा, फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल -1 को कॉल कर देगा, -2 -3 -4 माइनस इन्फिनाइट तक वो चलता ही जाएगा, हमेशा चलता जाएगा, कभी रुकेगा नहीं। तो रोकना तो पड़ेगा ना उसको, जैसे हमने डिस्कस किया। तो रोकने के लिए हमको एक कंडीशन देनी पड़ती है जिसको हम बोलते हैं बेस कंडीशन, ठीक है, बेस केस बोलते हैं। तो वो लगा लेते हैं जल्दी से। इफ n = 1 रिटर्न 1, ठीक है, कि अगर n की वैल्यू 1 है तो 1 रिटर्न कर दो, क्योंकि 1 फैक्टोरियल 1 होता है। यहाँ पे 0 भी लगा सकते हो, बोथ आर करेक्ट, बिकॉज 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है। n = 2 भी लगा सकते हो, लिख दो n = 2 रिटर्न 2, ठीक है, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है। बट उससे प्रॉब्लम क्या आएगी, किसी ने अगर 1 फैक्टोरियल पूछ लिया तो, राइट। लेट्स से n = 0 रहने देते हैं, रिटर्न 1, ठीक है, रिटर्न n इंटू फैक्टोरियल n-1। अब इसको रन करने की कोशिश करते हैं, जल्दी से विंडो क्लियर कर देते हैं। सो इफ़ आई ट्राई टू रन दिस नाउ, आई एम गेटिंग 120, मुझे मेरा आंसर मिल रहा है, ठीक है। सो एक बार जल्दी से फाइनली लास्ट टाइम डिस्कस कर लेते हैं अभी हुआ क्या है। तो एक फैक्टोरियल नाम का फंक्शन था, लेट्स से जस्ट उसकी शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ। फैक्ट नाम का एक फंक्शन था जो कि n पे काम करता है, ठीक है। अगर मैंने n की वैल्यू 5 दी है तो फैक्टोरियल 5 कैलकुलेट होगा, फैक्टोरियल 5 आगे फैक्टोरियल 4 को कॉल करेगा, फैक्टोरियल 4 आगे फैक्टोरियल 3 को कॉल करेगा, फैक्टोरियल 3 आगे फैक्टोरियल 2 को कॉल करेगा, फैक्टोरियल 2 आगे फैक्टोरियल 1 को कॉल करेगा और फैक्टोरियल 1 आगे फैक्टोरियल 0 को कॉल करेगा। आगे कॉलिंग नहीं होगी बिकॉज हमने वहाँ पे कंडीशन लगा दी कि जैसे इस कंडीशन पे पहुँचो रुक जाओ, तो वो रुक जाएगा। जब फैक्टोरियल 0 से पूछा जाएगा तो बोलेगा कि यार मैंने तो 1 रिटर्न करना है, ठीक है, मेरे बेस कंडीशन में लिखा हुआ है 1 रिटर्न करना है, तो वो इसको 1 रिटर्न कर देगा। तो ये फैक्टोरियल 1 क्या करेगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देगा, इसको फर्दर फिर से 1 रिटर्न कर देगा। ये इसमें अपना 2 लगा देगा और इसको 2 रिटर्न कर देगा। ये इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसको 6 रिटर्न कर देगा। ये इसमें 4 को मल्टीप्लाई करके इसको 24 रिटर्न कर देगा। एंड फाइनली फैक्टोरियल 5 इसमें 5 को मल्टीप्लाई करके आगे 120 हमको आंसर दे देगा। सो 120 इज गोइंग टू बी आवर आंसर। इस तरह से रिकर्जन काम करती है। बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि गोइंग फॉरवर्ड हम लोग इतना सोचेंगे नहीं, राइट। हम लोग ये नहीं सोचेंगे कि यार फैक्टोरियल 5 ने 4 को कॉल किया, 4 ने 3 को, हमको ये सब सोचना ही नहीं है। हमको ये अज्यूम करके चलना है, ठीक है, फिर से सुन लो, हमें ये अज्यूम करके चलना है कि जो हमारी छोटी प्रॉब्लम का आंसर है वो हमको मिल जाएगा, ठीक है, उसमें हमको डाउट नहीं करना है। वो हमने मान लिया कि उसका हमको आंसर मिल जाएगा, ठीक है, ये हमारी हाइपोथेसिस हो जाएगी हमारे लिए कि उसका आंसर तो हमें मिल जाएगा। तो बेसिकली फैक्टोरियल n-1 का आंसर तो मुझे करेक्ट मिल ही जाएगा, बस मुझे फैक्टोरियल n-1 को यूज करके पूरी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। दैट इज कि लास्ट स्टेप को सॉल्व कर देना, उसको n से मल्टीप्लाई कर देना। तो रिकर्जन की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जनरली हम लोग को 3 स्टेप्स देखने होंगे। सबसे पहले क्या है कि बेस केस का ध्यान रखना होगा,
दूसरी चीज़ क्या है कि स्मॉलर प्रॉब्लम का ध्यान रखना होगा, और तीसरी चीज़ क्या है कि जो लास्ट स्टेप मेरा रह गया उसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो ये जो बेस केस है ये हमको डिसाइड करना पड़ेगा क्या लेना है, जो कि छोटा ब्लॉक जिसका आंसर हमको ऑलरेडी पता है। स्मॉलर प्रॉब्लम हमको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, राइट, और लास्ट स्टेप कि हमको स्मॉलर प्रॉब्लम को यूज़ करके बड़ी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना पड़े। और ये जो स्टेप है इसको तो मैं अज्यूम करूंगा कि स्मॉलर प्रॉब्लम का आंसर तो मेरे पास सही आएगा। ठीक है, बस मुझे लास्ट वाला स्टेप अच्छे से करना है और मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, राइट। सो आई होप कि रिकर्जन का बेसिक क्लियर हो गया है। तो गोइंग फॉरवर्ड हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिस रिकर्जन के साथ। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।